मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास के जो संकेतक है उसमें एक संकेतक पोषण है। इससे पूर्व हमने मानव विकास के संकेतक के रूप में साक्षरता और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी। अब एक तीसरा संकेतक है मुख्य, वो है पोषण, न्यूट्रिशन। इस पर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। आजकल निर्धनता व कुपोषण पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, हालांकि इन दोनों में परस्पर संबंध पाया जाता है। भारत में निर्धनता के माप के लिए भोजन में कैलोरी की मात्रा का उपयोग किया जाता है, जो हम जानते हैं कि साधारणतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को निर्धन की श्रेणी में रखा जाता है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण अर्थात NSSO के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर निर्धनता की रेखा ज्ञात की जाती है और फिर इसके बाद में जनसंख्या के लिए निर्धनता का अनुपात ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग ज्ञात किया जाता है। पोषण की अवधारणा केवल कैलोरी की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती, ये कई अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है, जैसे पेयजल है, स्वच्छता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशा है। ये भी उसके पोषण संबंधी दशाओं को प्रभावित करती है। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पेयजल, स्वास्थ्य की देखरेख, पर्यावरण की दशा का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि पेयजल की गुणवत्ता घटिया है तो पोषण का स्तर नीचा हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता अगर उत्तम है तो पोषण का स्तर ऊंचा हो जाएगा। इस प्रकार स्वास्थ्य की उचित देखभाल, बेहतर पर्यावरण में पोषण का स्तर ऊंचा होता है और स्वास्थ्य की घटिया व कमज़ोर देखभाल का दूषित परिणाम में पोषण का स्तर नीचा होता है। पोषण पर व्यक्ति के रोजगार की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि केवल निर्धन व्यक्तियों में ही पोषण का अभाव पाया जाता है, बल्कि गैर निर्धन या संपन्न व्यक्तियों में भी पोषण के अभाव या कुपोषण की स्थिति पाई जा सकती है। इसलिए कुपोषण की समस्या निर्धनता से भी ज़्यादा गंभीर मानी जा सकती है। कुपोषण के माप के लिए ज़्यादातर मानव मिति एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत मानव शरीर के आकार व अनुपात को देखा जाता है, जैसे मानव का वजन है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी आयु के मापदंडों के अनुसार कितनी कम है, कितनी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कुपोषण के शिकार गैर निर्धन लोगों में भी पाए जा सकते हैं। इसलिए हमें निर्धनता व कुपोषण से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग उपाय करने होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन व रवि ने अपने 2004 के एक आर्टिकल में कुपोषण व निर्धनता के संबंध में एक एनालिसिस प्रस्तुत किया था। उस एनालिसिस में उन्होंने बताया कि निर्धनता के स्तर का शून्य पर आ जाने के बाद भी कुपोषण जारी रह सकता है। सन 1998-99 में चोटी के कुछ वर्गों में भी कुपोषण का प्रभाव पाया गया था। उदाहरण के लिए 98-99 में चोटी के 5% वर्ग में ग्रामीण बच्चों में लगभग 28% और शहरी बच्चों में 21% कुपोषण पाया गया था। निम्न तालिका में कुछ राज्यों के लिए 4 वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत दर्शाया गया है, जिससे हमें कुपोषण की दर का पता चलता है। ये सूचना
4 और 5 से संबंधित। कुपोषण की दर बिहार में 55.9, राजस्थान में 39.9, इसी तरह केरल में 22.9 जो सबसे कम है। सर्वाधिक झारखंड में 56.5 है, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 60% है। तो अलग अलग राज्यों में कुपोषण की दर का स्तर अलग अलग पाया गया। अब प्रश्न ये है कि इस कुपोषण के निर्धारक तत्व क्या है, कुपोषण का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। राधाकृष्णन व डॉक्टर रवि के एनालिसिस से पता चलता है कि कुपोषण में निम्न तत्वों से कमी आती है। माता की पोषण स्थिति में अगर सुधार किया जाए, माता की शिक्षित हो, माता की आयु कितनी है, प्रसव पूर्व डॉक्टरी जांच सलाह व दवाई का सेवन। लेकिन माता के द्वारा अमुक जगह पर कार्यरत रहने पर कुपोषण में वृद्धि होती है। ज़्यादातर निर्धन परिवारों में माता काम पर जाती है, इसलिए उनके बच्चों में कुपोषण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि से कुपोषण का स्तर नीचे लाया जा सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या के बढ़ने से भी कुपोषण का स्तर बढ़ता है। अब हम ये देखेंगे कि कुपोषण को कम करने के सरकारी उपाय कौन कौन से किए जा रहे हैं। सरकार आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करने का भरसक प्रयास कर रही है। लोगों की आमदनी बढ़ने से उनके खान पान के स्तर में सुधार होता है, जिससे कुपोषण का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का कम कीमतों पर वितरण करके कुपोषण को कम करने का भरसक प्रयास किया है। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम चलाए हैं जो इस प्रकार है। पहले हम देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भारत सरकार खाद्यान्नों पर सब्सिडी देकर उन्हें कम कीमतों पर या निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करती है। इससे निर्धन वर्ग को राहत मिल रही है। लेकिन हाल के वर्षों में पीडीएस में कई दोष पाए गए हैं, जैसे निर्धनों को समय पर खाद्यान्न का वितरण न हो पाना, राशन का कुछ खाद्यान्न खुले बाजार में पहुंचा देना, गोदामों के अभाव में खाद्यान्न का काफ़ी नष्ट हो जाना और आदि। अब सरकार यूनिक पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड के आधार पर संख्या को जारी कर वितरण व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। साथ में निर्धनों के नगद राशि के हस्तांतरण के विकल्प की भी चर्चा है। डॉक्टर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक समिति ने केरोसिन, उर्वरक, रसोई गैस पर सब्सिडी के प्रश्न पर विचार किया था। संभवतः भविष्य में खाद्यान्नों के वितरण प्रबंधन में सुधार होने से कुपोषण की समस्या को कुछ सीमा तक हल करने में मदद मिलेगी। दूसरा प्रोग्राम है समग्रीकृत बाल विकास सेवाओं का विस्तार। ये कार्यक्रम 1975 से शुरू किया गया है। ये केंद्र चालित राज्य द्वारा प्रशासित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसके माध्यम से माताओं, बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं, बच्चों को लाभ पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। इनके माध्यम से कुछ सीमा तक माताओं, बच्चों को लाभ मिला है, लेकिन ये कार्यक्रम में अभी भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरा है मिड डे मील्स कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 95 में चालू किया गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पका हुआ भोजन स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे पंचायतों, नगर पालिकाओं के द्वारा भी क्रियान्वित किया जा रहा है। यदि इस कार्यक्रम को सफाई से संचालित किया जाता है, स्वास्थ्यप्रद भोजन, साफ पानी की व्यवस्था होती है, तो इसके परिणाम उत्तम मिल सकते हैं, मिल भी रहे हैं। इससे कुपोषण में अवश्य कमी आई है
और इस कार्यक्रम को बहुत सावधानी से संचालित करने की आवश्यकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषण के स्थायी समाधान के लिए अनेक उपाय करने होंगे। इसके लिए जनसंख्या पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लगाना होगा, तीव्र व समावेशी विकास करना होगा, दूसरी हरित क्रांति लानी होगी, रोजगार संवर्धन के लिए विनिर्माण क्षेत्र का चीन की तर्ज पर विकास किया जाए, मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन पर समुचित रूप से ध्यान देना होगा। अतः कुपोषण का समाधान दीर्घकाल में ही संभव हो सकता है, इसका तात्कालिक हल संभव नहीं है। इसके लिए उत्पादन वितरण में सुधार, मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, सुस्थिर विकास आदि के लिए सतत प्रयास करने होंगे। लेकिन तीव्र आर्थिक विकास, प्रभावपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण इसकी अनिवार्य शर्तें मानी जा सकती है। इस प्रकार जो कुपोषण है उसको दूर किया जा सकता है। अब हम आगे कल भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, उसका क्या योगदान है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।